नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम फिर से हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर मोहम्मद अकमल, MD, NIUAM बेंगलुरु, वर्तमान में राजस्थान सरकार के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। रेजिमेंटल थेरेपी में विशेषज्ञता रखते हैं। आप देश विदेश में कई अवार्ड से सम्मानित भी हुए हैं। आपने अब तक 25 से अधिक राष्ट्रीय कार्यशालाओं एवं आयुष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान दिए हैं। आप 3 पुस्तकों के लेखक भी हैं। आपके नाम 15 से अधिक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित है। आपके जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग, बुजुर्गों में रोग प्रतिरोध क्षमता, कोविड-19 रोकथाम एवं मिजाज मूल्यांकन आपके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र रहे हैं। वर्तमान में आप डॉक्टर SRR आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की पत्रिका आरोग्यम के सहायक संपादक भी है। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को यूनानी मेडिसिन आखिर होता क्या है? देखिए, यूनानी मेडिसिन का जहाँ तक ताल्लुक है, आप आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, होम्योपैथी के बारे में जानते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM एक पहले डिपार्टमेंट हुआ करता था जो अभी आयुष में चेंज हो गया और उसकी एक अलग सेपरेट मिनिस्ट्री भी है, आयुष मिनिस्ट्री। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेद, योगा, यूनानी, ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पार्ट है जिसको हम ISM कहा करते थे। अब जो आयुष में कन्वर्ट हुआ है ये, तो सेपरेट मिनिस्ट्री जैसे मैंने बताया इसमें, तो जो इसका जो सिनोनिम्स हैं ये आयुष, A से आयुर्वेद है, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा एंड H से होम्योपैथी। तो ये एक सेपरेट मिनिस्ट्री है जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। तो यूनानी बेसिकली इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक पार्ट है और इसकी जो हिस्ट्री रही है वो अलग अलग रोम, यूनान, उसके अरब से इंडिया के अंदर, उसके बाद ये यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस लोग करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारी अपनी देसी पद्धति है उसको प्रमोट करने के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई है और इसी तरह ही काम करती है। जो मूल सिद्धांत हैं जिसको हम जानना चाहते हैं कि मूल सिद्धांत क्या है, यूनानी मेडिसिन काम कैसे करती है, तो बहुत अगर सुपरफिशियली आप समझे इसको बहुत, तो मिजाज बेस्ड जो है इसमें इलाज का तरीका है जी। तो इलाज के अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें सबसे पहले जो प्राइमरी हम किसी भी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं वो उसकी डाइट या उसकी ग़िज़ा जो खाने पीने की चीज़ें उसमें परिवर्तन करके, चेंजेस करके प्राइमरी हम इसी से इलाज करते हैं। इससे अगर कोई बीमारी ठीक नहीं होती है तो फिर हम दवाओं की तरफ जाते हैं और उससे पहले, दवा देने से ही पहले हम कुछ रेजिमिनल, जैसे मैं जिस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हूँ इसको हम इलाज भी तदबीर या रेजिमिनल थेरेपी या रेजिमेंटल थेरेपी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें विदाउट यूजिंग द मेडिसिन, या तो हम डाइट से इलाज करते हैं पहले, उसके बाद रेजिमेन से, जैसे आपको अभी मैं जैसे नज़ला, मुझे खुद नज़ला हो रहा है तो हम स्टीम लेते हैं, या अगर किसी को फीवर हो रहा है तो उसको लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए कहते हैं। तो ये तदबीर का पार्ट है, इसमें हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए ये करते क्यों हैं हम? क्योंकि हर एक जो क्रिएचर है पूरी यूनिवर्स के अंदर, उसका एक मिजाज है, टेम्परामेंट दिया है। तो आप जो दवाएं खाते हैं जिसको हम तासीर कहते हैं, जो आप खाना खाते हैं उसकी एक तासीर है, जो दवाएं लेते हैं उसकी एक तासीर है। इंसान की अपनी एक तासीर ऊपर वाले ने दी है। कुछ लोग गुस्सा वाले होते हैं, गर्म तासीर के, कुछ लोग कोल्ड मिजाज होते हैं, ठंडे मिजाज वाले, ठंडी तासीर वाले। सेम हर चीज़ का एक मिजाज है। बीमारी का भी ऐसे ही मिजाज होता है। जब हम अपने नॉर्मल मिजाज से हट जाते हैं या किसी भी कारणवश, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें इलाज करने के लिए क्या करना है? हमें अपने मिजाज को नॉर्मलाइज करना है। तो जिस मिजाज के हम हैं और जिस मिजाज की बीमारी हुई है उसके अपोजिट, या तो हम खाना खाते हैं, खाने पीने की चीज़ों में चेंजेस करते हैं, या हम तदबीर ऐसी करते हैं, रेजिमेंट्स ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेते हैं, या फिर हम दवाएं उसके अगेंस्ट मिजाज की लेते हैं। तो इलाज अपोजिट मिजाज की दवाओं से करते हैं। ये एक बेसिक सुपरफिशियल चीज़ है जैसे हम इलाज करते हैं यूनानी में। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मेरी उम्र 58 वर्ष है। हर सर्दी में रात को अचानक सीने में जकड़न और सांस फूलने लगती है। पसीना आता है, 10-15 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है। दिन में कुछ नहीं होता, ECG नॉर्मल है। क्या ये ठंड से दिल की नसें सिकुड़ने की वजह से हो सकता है? राकेश शर्मा का ये सवाल आया है। हाँ, वेरी गुड, सवाल अच्छा है बहुत। इसमें देखिए, पहले कोई भी इलाज में बताने से पहले ज़रूर अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं, कि कभी भी आप अगर कोई भी बीमारी का आप निवारण में से सुनते हैं यहाँ पर, तो एक बार एक्सपर्ट की राय लेना ज़रूरी होती है। क्योंकि
फिजिकली जब तक किसी भी पेशेंट को नहीं देखा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझना मुश्किल होता है। तो सुपरफिशियली जो इनकी बीमारी है, क्योंकि ये बार बार होता है और कोई परमानेंट नहीं हो रहा एज के अकॉर्डिंग, प्लस जब सीजनल वेरिएशन है तो इनकी चूंकि लगातार नहीं रह रहा है, एक सीजन में आके होता है, तो कोई ये बड़ी बीमारी नहीं है। और सुपरफिशियल जैसे उन्होंने खुद कहा कि हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं, तो हार्ट की अगर बीमारी होती तो कोई भी परमानेंट चीज उसको होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सीजनल वेरिएशन है, हर साल जब भी सर्दी आती है ऐसा होता है, तो बेसिकली ये इनको एज की वजह से सर्दियों के जो मिजाज है, तो ठंडक की वजह से जो नसें सिकुड़ती हैं, कोई भी चीज ठंडक में सिकुड़ती है, तो सुपरफिशियली उसका जो है ये एक असर हो सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि पहले हम खाने पीने की चीजें ऐसा इख्तियार करें या ऐसी चीजें हम खाने पीने में लें जो गर्म तासीर रखती हूँ। ठीक है, जैसे आप चाय लेते हैं अगर, तो चाय में आप अदरक का इस्तेमाल करें, अदरक की चाय पीजिए आप। हमारे घरों में दालचीनी होती है, दालचीनी थोड़ा डाल के, शहद उसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या केसर यानी कि ज़ाफ़रान का इस्तेमाल दूध में डालकर या चाय उसकी बनाकर पी सकते हैं। तो इससे आपको क्या रहेगा कि जो आपका मिजाज है वो गर्मी की तरफ जाएगा, जो कि इनकी तासीर गर्म है। और रात में जो कि बताया कि रात में होता है, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि कुछ तरह के ऑयल आते हैं जो जिनका मिजाज गर्म होता है, जैसे बहुत रोगन बाबूना एक ऑयल आता है, रोगन सुर्ख, तो सिर्फ रात में या घर में हमारे जैतून ऑयल होता है, उसका मिजाज भी गर्म है, गर्म तासीर रखता है। तो आप उसको सिंपली उसकी सीने पे और जो अपर बैक है उस पर इसकी मसाज करके आप सो जाइए, तो ये ओवरनाइट आपको हीट प्रोवाइड करता रहेगा। और ये स्पाज्म जो है जो सीजनल बेस्ड है, इसमें इसका निवारण कर सकते हैं इससे। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सर्दी शुरू होते ही मेरे अस्थमा की समस्या रात 2 से 3 बजे सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। दिन में इनहेलर से कंट्रोल रहता है, लेकिन रात में नींद टूट जाती है। क्या इसके लिए कोई खास दवा रात को पहले से लेनी चाहिए या कोई नई थेरेपी है? प्रिया मेहता का सवाल आया है। इसमें देखिए बहुत जो पिछला सवाल है अगर आप उसको देखेंगे तो ये सीजनल वेरिएशन ही है इसमें भी। तो आप ऑलमोस्ट इसका जवाब जो अगर ये सुन रही हैं, जो पिछला सवाल था उसका जवाब मैंने दिया है, तो उसमें इसका जवाब बिल्कुल क्लियर कट मिल जाएगा। अगर आपको स्पाज्म होता है, सांस में दिक्कत होती है, तो एक चीज़ तो ये आप कर सकते हैं कि आप जो मेरे ऑयल बताए, 2 तरह के ऑयल बताए हैं, इनका भी एक मसाज करके आप सो सकते हैं रात में। जो चीज़ें बताई खाने के लिए उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्लस जो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इनका जो मिजाज है वो सर्दी की तरफ है और सर्दी के मौसम में ही दिक्कत हो रही है इनको, तो जो चीज़ें नहीं करनी है वो कि जो चीज़ें ठंडी तासीर रखती हैं या जो ठंडक जिनकी वजह से हो सकती है, वो चीज़ें आपको उसको अवॉइड करना है। तो ठंडी चीज़ें और जो चीज़ें खट्टी चीज़ें उनका इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे चावल का इस्तेमाल आप नहीं करें, दूध का इस्तेमाल आप थोड़ा कम करें। अगर करना है तो उसमें केसर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप इससे अगर इस तरह थोड़ी चीज़ें आप कर सकते हैं तो आप इसका निवारण आपको मिल जाएगा। और अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो आप एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। फिर वो कुछ दवाइयाँ भी है यूनानी की, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें एक लघु सफिस्ता आता है, और जोशांदा अगर आप जाना समझते हैं, जोशांदा या जोशीना करके भी दवाई मिलती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सपर्ट की राय भी इसमें आप ले सकते हैं। तो जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया कि यूनानी की कई मेडिसिन उपलब्ध है जिससे आपको एक परमानेंट इलाज मिल सकता है इन बीमारियों का। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो पहले किसी चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। अगला सवाल है, ठंड लगते ही मेरी उंगलियां पहले सफ़ेद हो जाती है, फिर नीली, फिर लाल होकर बहुत जलन करती है। गर्म पानी में डालने पर ही ठीक होती है। क्या ये कोई ब्लड सर्कुलेशन की बीमारी है? कुछ स्थायी इलाज है क्या? कमलेश बेन का ये सवाल आया है। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इन्होंने इलाज भी इसमें बता दिया है। अपना इलाज क्या बताया है कि जब मैं इसको गर्म पानी में उंगलियां डाल के रखती हूँ, इनकी गर्माहट में पहुंचाती हूँ, तो मुझे इसमें आराम मिल जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है इनको। तो सिंपली क्यों हो रहा, सर्दियों के मौसम में इसको हम बेसिकली चिलब्लेन भी कह देते हैं जी। और इसके लिए जो है कि स्पेसिफिक टर्म भी है, अगर मेडिकल में जाएंगे तो रेनॉल्ड्स फिनोमिना बोलते हैं। तो उसपे जो ब्लड वेसल्स है हमारी वो सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से वहाँ पर सप्लाई कम जाती है, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन होता है, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसकी वजह से इनको ये रेडनेस और इचिंग टाइप की होने लगती है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, ऐसा हमें काम करना जो हमारी बॉडी में सर्दी का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। तो अगेन मैं वो कहूँगा कि आप ज़ाफ़रान की चाय पी सकते हैं, एक अच्छा सॉल्यूशन है। उसकी सिकाई आप करिए, गर्म पानी में उसको डालिए, या आप उससे बचने के लिए
जो जब भी सर्दी का मौसम आता है तो आप गर्म सॉक्स या जो चमड़े की सॉक्स आती हैं सर्दी से जो आपको बचाएं, डायरेक्ट जो आपकी सर्दी है उससे बचें आप, तो वो उससे ये निवारण हो सकता है। हल्की फुल्की अगर मेडिसिन की बात करें तो आप मेडिसिन में हमारे यहाँ एक अरेबियन नुस्खा आता है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3-4 दवाएं, इसके अंदर लहसुन का इसमें हम जूस यूज़ करते हैं और सिरका और शहद, इसका जूस उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, एक फॉर्मुलेशन है। तो आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका एज ए होल इसकी तासीर जो है वो गर्म है। तो सिरके का इस्तेमाल इस तरह के लोगों में जिनमें ये सीजनल इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें एक अच्छा इफेक्ट इनको मिल सकता है और इससे फ़ायदा हो सकता है। अगर इससे इसको बचना, जब भी सर्दी का सीज़न आए तो उसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो बच जाएंगे इससे। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, हर सर्दी में मेरे होंठ फटते हैं और कोनों पर बार बार छाले हो जाते हैं, कितना भी बाम लगाओ कुछ नहीं होता, क्या ये किसी विटामिन की कमी की वजह से है? कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? अर्शिया खान का सवाल आया है। देखिए, नॉर्मली तो ये अगर आप देखेंगे बीमारी B12 या B2 की कमी से होती है या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और यूनानी का जैसे मैंने मिजाज की बात की थी, तो आप बस एक सिंपल सी कंपोजिशन याद रखिए कि मिजाज जो है ना बेसिकली 4 तरह के होते हैं, गर्म, ठंडा, और उसके बाद जिसमें तरी ज़्यादा होती है तरावट वाला मिजाज, और एक खुश्की वाला मिजाज। तो जब भी इनमें किसी भी तरह के मिजाज की डोमिनेंसी होती तो वो उस टाइप की बीमारी हो जाती है। तो अगर आप इसमें गौर किया हो तो इन्होंने जो सवाल किया है उसमें बोला है कि सर्दियों आने के बाद इनको ड्राइनेस होती है, तो होंठ फटने लगते हैं। तो कोई भी जो होंठ फट रहे हैं या कोई भी चीज़ जब उसमें ड्राइनेस आती है तो उसमें वो चीज़ फटने लगती है। आपने देखा होगा कि जब हम ज़मीन भी देखते हैं, खेतों को देखते हैं, तो गर्मी में वो फटने लगता है। तो डेट मीन्स उनको क्या है, वहाँ पर खुश्की डोमिनेट कर गई, डोमिनेंस आ गया खुश्की का। तो आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ पर तरी वाली चीज़ जिसमें तरावट ज़्यादा है उसका इस्तेमाल करना है। क्या वो चाहे किसी सिरप की फॉर्म में हो या गाय का देसी घी आप लगा सकते हैं। आप सिंपली मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूध की मलाई है उसको आप लगा सकते हैं। और हमारे घरों के अंदर ये तुलसी के बीज भी होते हैं, तुलसी के बीज हैं, और चिया सीड जिनको हम कहते हैं वो भी होते हैं, एक इसबगोल के बीज आते हैं। तो उनमें क्या होता है, लेस निकलता है। तो आप उनको क्या करें, जब भी इस तरह की मौसम आता है तो आप उसको रात में भिगो के रख दीजिए। सुबह जब आप देखेंगे एक कप पानी के अंदर 1 चम्मच डाल के जब आप उसको रखेंगे तो उसमें लेस निकल जाएगा। तो आप उसको लोकल अप्लाई भी कर सकते हैं और सिप बाई सिप उसको पी भी सकते हैं। तो वो इंटरनल भी आपको तरावट देगा और जो ड्राइनेस आपके होंठों पर आई है उसको भी देगा। दूसरे अगर मेडिसिन की आप बात करते हैं तो यूनानी में गर्मी और खुश्की की वजह से ये बीमारी होती है, यानी कि स्टमक के अंदर गर्मी होने की वजह से। तो आप ऐसी दवाएं इस्तेमाल करिए जिनका मिजाज या जिनकी तासीर ठंडी है। सिंपली उसमें जवारिश आंवला करके आती है, आंवला की अवलह चटनी आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जवारिश शाही करके एक आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुर्स अलकली, तो ये सब ठंडे मिजाज की दवाएं आप इस्तेमाल करेंगे तो सिंपली इससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया, आप जितना ज़्यादा तरी वाली वस्तुओं का उपयोग करेंगे उतनी आपकी ड्राइनेस में सुधार आएगा और आपकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 65 वर्ष है और सर्दियों में सुबह उठते ही घुटनों और कंधों में बहुत तेज अकड़न और दर्द होता है। 30 से 40 मिनट चलने फिरने के बाद ही थोड़ा आराम आता है। ब्लड टेस्ट में सब नॉर्मल है, क्या ये कोई खास तरह का गठिया है? सुरेंद्र पांडे का सवाल आया है। देखिए, अगर स्पेसिफिकली सर्दियों में ही हो रहा है जी, तो गठिया कई तरह के होते हैं। इन्फ्लेमेटरी गाउटी आर्थराइटिस हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है जी। तो ये उस तरह हो सकता है। तो आप अगर इन्वेस्टिगेशन करा लें, अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं तो फिर सिंपली ये जो मौसमी स्पाज्म है, मस्कुलर स्पाज्म आपको हो रहा है, तो इसमें अगर सिंपली इस तरह की आपको चीज़ें रहती हैं तो हल्के गर्म ऑयल जो है, जैसे मैंने 2-3 नाम पहले ही बताए थे, रोगन बाबूना इसका आता है इसमें, और रोगन सुर्ख करके एक इसमें ऑयल आता है, लाल तेल जिसको आम ज़माने में बोलते हैं, या तिल्ली का तेल अगर आप घर में अवेलेबल है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैतून का तेल एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। सिंपल उसकी मसाज करिए और खाने के अंदर जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल आप बंद कर दें, क्योंकि यूनानी का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं या जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो उन सब की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो ये बीमारी सर्दी के अंदर हो रही है, ठंडक के मौसम में, और ठंडे ही बीमारी है ये। तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होगा, जो ठंडी खाने की चीज़ें हैं, तो आप उनको अवॉइड करिए और गर्म चीज़ों को आप अप्लाई करिए, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन आप करा के देखते हैं उसमें कुछ गठिया का आता है तो फिर आप एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो
चीज़ें हैं ये सफिशिएंट है अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, जैसे ही सर्दी शुरू होती है मेरा मूड बहुत खराब रहने लगता है। दिन में 10-12 घंटे सोती हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता और वजन भी बढ़ जाता है। गर्मियों में बिल्कुल ठीक रहती हूँ। क्या ये सर्दी का डिप्रेशन है? इसका कोई अच्छा इलाज है? नेहा गुप्ता का सवाल आया है। देखिए सवाल बहुत अच्छा है और इस बीमारी का नाम भी जो है ना वो बहुत बढ़िया है जी। क्योंकि सर्दियों में ये होता है और एंजाइटी या डिप्रेशन टाइप का होता है, तो इसका नाम भी यही रख दिया है सर्दी का डिप्रेशन, या इसको सैड डिसऑर्डर भी कहते हैं, SAD सैड। तो सीजनल एक्टिवेटिंग डिसऑर्डर इसको कहते हैं। जी। तो चूंकि सर्दी में होता है, लेकिन ये सिर्फ नाम चूंकि सर्दी में हो रहा है इसलिए रख दिया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें इफेक्ट वही है जो मैंने शुरू में बहुत पहले जो बात कही थी कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें स्पाज्म होता है, वो सिकुड़ती हैं। तो हमारे जो टिश्यूज़ को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उनको खाना प्रोवाइड जो होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई के बाद होता है। तो जब उनको सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो ऑक्सीजन डिप्रीवेशन होता है उनको, और उनको एक तरह से खाना नहीं मिलता है। इस कारण जो उनकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो इनको जितना नॉर्मल लोग सोते हैं उससे ज़्यादा इनको रिकवर करने के लिए सोना पड़ता है। और चूंकि जो ब्रेन है या डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको पूरा खाना नहीं मिल रहा है, तो वो अपना एफिशिएंट जो उनकी एफिशिएंसी है, जो उनका जितना काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो इसमें भी जो मैंने कहा कि सिंपली इनको करना क्या है, इसके अंदर अपने खान पान के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, जब सर्दियाँ आ जाएं तो इनको सिर्फ ये करना है कि गर्म चीज़ जिनकी तासीर गर्म है उसमें अच्छी चीज़ें, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल ये कर सकती हैं। चाय के बारे में मैंने बता दिया है, इनको कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं लो क्वांटिटी के अंदर। और चाय कौन सी, जो हर्बल टी जो मैंने फॉर्मुलेशन बताया है, उसमें चाहे आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन अगर लौंग का एक सिंपली चाहे दूध के अंदर या चाय आप बनाएं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। और अगर आप यूनानी में दवाइयों की बात करें, जो कि यूनानी में दवाइयाँ जो होती हैं ज़्यादातर ऐसी हैं जो डाइटरी मेडिसिन है, उनमें डाइट वाला पार्ट भी शामिल है। सिंपली आप जैसे बादाम है, आमंड जो है वो नॉर्मली हम उसको एज ए ड्राई फ्रूट या डाइट की तरह बात करते हैं, लेकिन यूनानी में वो मेडिसिनल यूज़ भी है उसका। तो आप बादाम का इस्तेमाल, जो सूखे बादाम है उसको गीला नहीं करना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई के तौर पे अगर आपको ये मुसलसल रहता है तो खमीरा आबरेशम सादा करके या खमीरा आबरेशम अरशद वाला, ये एक दवाई है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाउल मिस्क करके एक आती है, एक चटनी है, अवले है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं जब भी सर्दियाँ आएँ आपको। बिल्कुल। अगला सवाल है, सर्दियों में बाहर दौड़ने या तेज चलने पर 5-7 मिनट में ही खांसी और सीने में गरगराहट शुरू हो जाती है। घर के अंदर ऐसा नहीं होता, क्या ये ठंडी हवा से होता है? राजेश तिवारी का प्रश्न आया है। बिल्कुल, ये ठंडी हवा के कारण ही हो रहा है इनको। और जो कि जब ठंडी हवा होती है उसमें ड्राइनेस भी होती है और सर्दी भी होती है। तो कुछ लोगों को पर्टिकुलरली, जो लोग सर्द मिजाज के हैं, जैसे मैंने मिजाज का तो मैंने पहले बता दिया है शुरू में, तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। गर्म मिजाज के लोग इसमें ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते हैं। जो गर्म मिजाज वाले, जो सर्द मिजाज वाले हैं, तो उनमें तेज़ी के साथ इसका इफेक्ट आता है और स्पाज्म हो जाता है उनके अंदर। और जो इनर पार्ट है उनका, नेज़ल, तो वो ड्राइनेस उनको हो जाता है। इसको ड्राइनेस या नेज़ल ड्राइनेस सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर नाम रख दिया गया है इसका। सिंपल सॉल्यूशन क्या है इसका? जैसे मैंने कहा, अगेंस्ट मिजाज की चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ड्राइनेस आ रही है तो आपको ऐसी ऑयल या ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर तरावट ज़्यादा हो। तो आप आमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बूंद दोनों साइड डाल सकते हैं इसमें। और एक जो मैंने बताया था कि आप तुलसी के बीज, या एक मैंने चिया सीड्स का बताया था, तुख्म बालंगू करके एक आता है, पंसारी के मिल जाएगा ये सारी चीज़। तो आप इसको रात में भिगो के रख दीजिए, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें या जिनका मिजाज ठंडा हो और तरी की तरफ हो, उसको आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इसके अंदर, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। और पानी का इस्तेमाल इनको, क्योंकि मैंने कहा ड्राइनेस आ रही है, पानी का इस्तेमाल करना है उसमें। और आप चाहें तो दूध में बादाम ऑयल, रोगन बादाम डालकर रात में उसको पी भी सकते हैं और उसको लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तरावट रहेगी, ये ड्राइनेस जो है ये उससे कम हो जाती है उससे।
जी बिल्कुल। अगला सवाल है, सर्दियों में रात को मेरे पैरों में बहुत तेज जलन होती है, जैसे आग में रखे हो। चादर भी नहीं सहन होती। शुगर और B12 सब नॉर्मल है। क्या ये नसों की कोई बीमारी हो सकती है? सुनीता देवी का ये सवाल आया है। देखिए, नसों की बीमारी भी हो सकती है। जो लोग डायबिटिक होते हैं तो डायबिटिक न्यूरोपैथी उनमें डेवलप हो जाती है। बहुत समय से अगर डायबिटिक है, 5 साल 10 साल से अगर ज़्यादा हो जाता है और लंबे टाइम तक उनकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई रहती है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो उनमें नॉर्मली ये बीमारी हो जाया करती है। और अगर ऐसा, जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ सर्दियों में होता है, रेगुलर नहीं रह रहा है और डायबिटीज़ इनकी नॉर्मल है, डायबिटिक भी अगर नहीं है, तो ये सर्दी का एक इफ़ेक्ट है। न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप गर्म ऑयल जो है उनकी मसाज कर सकते हैं और एक वॉक, कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, इनको घर से बाहर निकलने से पहले अपनी बॉडी को थोड़ा तैयार करना है जी, थोड़ा वार्म अप करना है। क्योंकि आप सडनली जो चेंजेस होते हैं, आपका जो घर का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं, आपका मिजाज ठंडक की तरफ है और आप सेंसिटिव है ठंडक से, तो आप फौरी तौर पर बाहर नहीं निकलिए। आप निकलने से पहले अपने आप को थोड़ा वार्म अप करना है। कोई ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं या सिर्फ सिंपली आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके वार्म अप करके आप निकल सकते हैं। और इसका जो एक अच्छा सॉल्यूशन है वो ये है कि आप जब सुबह निकलने से पहले वार्म अप कर रहे हैं और 1 कप गर्म पानी आप ले लीजिए, उसको सिप बाय सिप पीना है, एक साथ नहीं पीना है, सिप बाय सिप पीजिए। या उसमें 1 चम्मच सिरका, जो एप्पल साइडर विनेगर आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या हनी, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी के साथ, और सिप बाय सिप पीकर और तब अगर आप निकलते हैं तो इस इफेक्ट से आप बच सकते हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 14 वर्ष है और हर सर्दी में मुझे 4-5 बार सांस की गड़गड़ाहट हो जाती है, खांसी और सांस फूलने लगती है। मुझे क्या करना चाहिए? आयुष सिंह का ये सवाल आया है। देखिए, इसका जो शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था उसमें इसका आंसर भी मैंने दे दिया है जी। अगेन, ये सीजनल डिसऑर्डर है इनको, जो कि इन्होंने खुद कहा कि सर्दियों में ही ऐसा होता है। तो अस्थमेटिक कंडीशन का जो है ये शुरुआती दौर भी हो सकता है। एलर्जिक, कुछ लोगों को एलर्जिक कफ होता है, वो भी इनको हो सकता है। तो एलर्जी किसी पर्टिकुलर टाइप से अगर उनको है, कि अगर सिर्फ सर्दी में ऐसा हो रहा है, तो उनको सिंपली 2-3 चीजें अगर वो कर लें तो उससे बचा जा सकता है। एक तो जब ये बाहर निकले, सर्दियाँ आए, तो सर्दियों के अंदर ये थोड़ी सी जो गर्म मिजाज की चीज़ें हैं, जैसे नॉर्मली अगर आप जो पुराने लोग हैं, हमारे दादा या नानी की अगर आप गौर करेंगे, तो वो लोग क्या क्या करते थे कि जैसे ही मौसम चेंज होता था, कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो ये वाले शरबत बना लेते हैं, ये वाली ठंडाई बना लेते हैं, और सर्दी का अगर मौसम आ रहा है तो वो गर्म चीज़ें कि ये वाला हलवा बना लेते हैं, या ये जो केसर का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्यों था? क्योंकि वो लोग अवेयर थे कि जैसे सीजनल वेरिएशन होगा, हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, और हमारा मिजाज, जो लोग सेंसिटिव लोग हैं उनको ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते थे। अब चूंकि हम जिस लाइफ जो जी रहे हैं बहुत हसल बसल की और जल्दबाजी की लाइफ है, तो ये सारी चीज़ें, हमने कई चीज़ें पीछे छूट गई हैं हमारी, तो हम प्रिपेयर नहीं करते अपनी बॉडी को। क्योंकि हमें पहले अपने मिजाज को समझना है कि हमारी प्रकृति क्या है और हमें किस टाइम क्या क्या चेंजेस अपने लिए करने हैं अपनी हेल्थ को रखने के लिए। थोड़ा उसको अगर अवेयर रहेंगे तो ये चीज़ें, इतनी बड़ी कोई डिसऑर्डर नहीं है ये। तो अभी तो इनकी एज 14 ईयर्स ही है, वो छोटे से बच्चे हैं ये, तो अभी इनका मिजाज डेवलप होने का टाइम है। तो सर्दियों में जो कि इनको हर सर्दी में ऐसा हो रहा है, तो अस्थमेटिक कंडीशन की शुरुआत भी हो सकती है और एलर्जिक इनको जो कफ भी हो सकता है। तो इनको सिंपली क्या करना है कि अपनी जो जैसे सर्दियाँ आती हैं तो ठंडक वाली जो चीज़ें, जैसे मैंने बताया था, जो ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें, उनको बिल्कुल एब्सोल्युटली बंद करना है इनको। या जो बलगम बनाने वाली चीज़ें, जैसे दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, छाछ का इस्तेमाल, इस बिल्कुल बंद कर देना है इनको सर्दियों में खास तौर पे। और गर्म चीज़ें थोड़ी अपने डाइट में शामिल करने के, खासतौर पर ड्राई फ्रूट्स हैं अलग अलग, डेट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा है इसमें, खजूर का इस्तेमाल अगर ये करें, सर्दी आने के बाद दूध में पका के पी सकते हैं उसको। और एक शरबत आता है, शरबत बनफशा, तो उसका इस्तेमाल जैसे ही इनको एक कंडीशन हो तो गर्म पानी के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपली गर्म पानी की आदत भी अगर ये डालें इनको, 1 कप सुबह सुबह उठकर, जब ठंडक या बाहर निकल रहे हैं, तो 1 कप गर्म पानी सिप बाई सिप अगर ये पीने की आदत डाल लें सर्दियों में, तो इससे ये बचे रह सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है, सर्दी में मेरी नाक और गला हमेशा सूखा रहता है, खांसी भी सूखी आती है, पानी पीने पर भी आराम नहीं है।
ह्यूमिडिफायर यूज करता हूँ फिर भी, क्या इसके लिए कोई स्प्रे या खारा पानी का इलाज है? विकास राणा का सवाल आया है। देखिए, खारा पानी ने खुद कहा उसको, वो एक अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका इस्तेमाल अगर ये करें, अप्लाई करें। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये ड्राई कंडीशन है, इनको इनके मिजाज में और जो दिक्कतें आ रही हैं ये ड्राई स्टेट वाली हैं, या सूखापन एक तरह से मिजाज में, जिसको हम यबूसत कहते हैं, वो आ रही। तो इनको क्या करना है, सिंपली इनको जो ऐसी चीज़ें जिनमें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिसमें तरावट ज़्यादा है जी, उसका इस्तेमाल ही कर लें। और अगर हमारी प्रोग्राम को पूरा देख रहे होंगे तो इनको ये आइडिया हो जाएगा कि जो दवाइयाँ हमने इससे पहले बताई हैं या जो तदबीर हमने बताई हैं, रेजिमेंट्स बताए हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दवा की बात है, दवाई इस्तेमाल करने के लिए इसमें लौक कता का इस्तेमाल ही कर सकते हैं। एक लौक बादाम आता है, चटनी है तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका बादाम है, उसका इस्तेमाल अगर करें बगैर पानी के ही, तो ये जो ड्राइनेस है इनकी ख़त्म हो सकती है। और अगर घर पे ही सिंपली ये क्या करें कि बादाम 5 बादाम लेकर उसको ये भिगो दें और उसका जो पेस्ट बनाकर सुबह में, दोपहर में और शाम में एक एक चम्मच लेके इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो इनकी कंडीशन है जो ड्राइनेस इनको आ रही है, वो इसमें बहुत फ़ायदा इनको मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर इस्तेमाल करना है तो ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, लौक बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लौक कदा इस्तेमाल कर सकते हैं, लौक सपिस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इनको, इससे काफ़ी फ़ायदा इनको मिलेगा इससे। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छे नुस्खे बताए हैं और हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।